हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आरती अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी मौर्य साम्राज्य पर, जिसमें कि कुछ बातों पर हम डिस्कशन आपसे कर चुके हैं। जैसे हमारी चर्चा हो रही थी, जो साहित्यिक स्रोत थे उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस समय जो करंटली दौड़ रहा है, तो हम चर्चा किस पर कर रहे हैं, अभिलेखों पर कर रहे हैं। तो लास्ट चर्चा हमारी हुई थी जो अशोक के अभिलेख थे, तो वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं इसके बारे में तो अभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो हम आई होप हमने लास्ट डे आपसे चर्चा किया था कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, और किसी ने गलत भी पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को, और सही किसने पढ़ा, इसके बारे में चर्चा किया था। तो एक बार आपको हम रिवीजन कराते हुए हम आपको थोड़ा सा रियलाइज करा दें कि हमने क्या क्या पढ़ाया था, ताकि आपको पढ़ने के लिए प्रिपेयर हो सकें बहुत अच्छे से, और जो पिछला हमने पढ़ाया था उस टॉपिक से भी हम आपको जोड़ सकें। तो सबसे पहली चीज तो हमने आपको बताया था कि अशोक को जो है अभिलेखों का प्रारंभकर्ता नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि अशोक का जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि सीजीएम हम शॉर्टकट में कहते हैं, उनके दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक सोगौरा से प्राप्त हुआ है और दूसरा प्राप्त हुआ है ये गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। तो इनमें जो है अकाल के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब अगर इसके दादा का भी अभिलेख मिला हुआ है, तो हम अशोक को कैसे बोल सकते हैं कि अशोक जो है अभिलेखों का प्रारंभ करता है। तो इस चीज के लिए हम नहीं बोल सकते हैं कि अशोक को अभिलेखों का प्रारंभकर्ता माना गया है। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं अशोक के बारे में कि अशोक एक पहला ऐसा शासक था जो अपनी जनता से डायरेक्ट संवाद स्थापित किया था। किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से। अभिलेखों को उसने लिखवाया और उन अभिलेखों के माध्यम से जनता को बताया कि उसकी क्या रणनीति है, चाहे वो शासन को लेकर के हो, चाहे प्रशासन को लेकर के हो, या उसकी राजनीति को लेकर के हो। तो इस तरह से अगर हम ये कहते हैं कि अशोक ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से सर्वप्रथम जनता से क्या किया, संवाद स्थापित किया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में जैसे अब अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर आप करंट की बात ले लें, जैसे हमारी मोदी सरकार है, जनता से डायरेक्ट संवाद स्थापित करती है ना। कैसे स्थापित करती है? मीडिया के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से। मतलब नई नई पॉलिसीज क्या क्या लॉन्च हुआ है इसके बारे में जनता को प्रत्यक्ष रूप से बताती है। तो वही चीज सबसे पहले किसने किया था? तो वो अशोक ने किया था। लेकिन अशोक ने जो किया था वो किसके माध्यम से था? वो अभिलेखों के माध्यम से था। क्लियर हुआ? क्योंकि उस समय का जो दौर था वो दूसरा था और इस समय का दौर है वो दूसरा है। ठीक है। तो अब इसके बाद में बात आती है, हमने आपको बताया था कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, किसने खोजा था। तो मैंने बताया था कि अशोक के अभिलेख को 1750 ईस्वी में सबसे पहले टीफेन थेलर ने खोजा था। किसने खोजा था? टीफेन थेलर ने। अब इसके बाद में 1837 में भी एक घटना होती है। वो क्या होती है? चार्ल्स प्रिंसेप साहब को चार्ल्स प्रिंसेप साहब जो थे, तो उन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को क्या किया? पढ़ा। उसमें जो लैंग्वेज थी उनको पढ़ा। प्रिंसेप साहब ने तो पढ़ा, लेकिन उन्होंने गलत पढ़ा। उन्होंने गलत क्या पढ़ा कि जो अभिलेख थे, तो इन अभिलेखों का संबंध अशोक से नहीं जोड़ा। इन्होंने जोड़ा कि ये जो अभिलेख जो हैं, या फिर जिसने लिखवाया है, तो वो कोई तीसरा नाम के राजा थे जो कि श्रीलंका में रहते थे, श्रीलंका से शासन प्रशासन चलाते थे। इस तरीके से प्रिंसेप साहब ने पढ़ा, लेकिन इन्होंने गलत पढ़ा तो लेकिन गलत पढ़ा। लेकिन इनके बाद आए टर्नर साहब, इन्होंने प्रिंसेप साहब की बातों को अमान्य करते हुए इन्होंने कहा नहीं, जो प्रिंसेप साहब कह रहे हैं ये बात गलत है।
बल्कि जो अभिलेख मिले हुए हैं इन्होंने पढ़ा है वो श्रीलंका के राजा तिस्स नहीं थे, बल्कि भारत में एक बहुत ही फेमस राजा थे। और इनका संबंध किससे टर्नर साहब से स्थापित किया, अभिलेखों का संबंध वो अशोक से स्थापित किया। ठीक है, यहाँ तक आई होप बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में चापड़ थे जो कि अशोक के अभिलेखों को लिखते थे। लिखना मतलब चाहे स्तंभ लेख हो, चाहे शिलालेख हो या दीवारों पर लेख हो या कुछ भी हो, तो ये क्या करते थे, चापड़ थे जो कि अशोक के अभिलेखों को लिखते थे। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ ऐसे शिलालेख पाए गए हैं या अभिलेख पाए गए हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक नहीं बल्कि दूसरा नाम मिलता है। तो 4 ऐसे अभिलेख हैं वो जो कि जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी कहीं किसी दूसरे अभिलेख में कुछ नाम से जाना गया है और किसी दूसरे अभिलेख में और कोई नाम दिया गया है। तो जहां अशोक मिलता है तो उसका जो है क्या नाम है, तो जो अशोक मिलता है तो वो कौन कौन से अभिलेख हैं, वो है गुर्जरा, मास्की, उडेगुलन और नेट्टूर। कौन कौन से हैं, गुर्जरा, मास्की, उडेगुलन और नेट्टूर। यहाँ पर अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। क्लियर है। अब मास्की अभिलेख है, मास्की पर अगर हम बात करते हैं तो मास्की पर जो है अशोक का नाम अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। वहीं पर अगर भाब्रू अभिलेख मिलता है जो कि राजस्थान में है, तो भाब्रू अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है, तो भाब्रू अभिलेख में अशोक को जो है मगधाधिराज कहा गया है। क्या कहा गया है, मगधाधिराज कहा गया है। वहीं पर एक पन गुगेरिया नामक अभिलेख मिला हुआ है, तो पन गुगेरिया में अशोक को क्या कहा गया है, तो उसमें अशोक को जो है क्या कहा गया है, वो महाराजकुमार कहा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अगर अभिलेखों की बात करते हैं कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी, तो अशोक के अभिलेखों की भाषा थी प्राकृत। अगर लिपि पूछता है तो लिपि क्या थी, तो वो ब्राह्मी थी। ठीक है, इतना हमने लास्ट डे पढ़ाया था। ये आपको रिवीजन कराने के उद्देश्य से मैंने आपको बताया कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो एक बार रिदम में सारी बातें आ जाती हैं, फिर हम बहुत आसानी से आपको जो भी हम टॉपिक लेके आए हैं उससे आपको जोड़ लेते हैं। क्लियर। तो चलिए अब आज हम क्या पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे कि अशोक के कौन कौन से अभिलेख हैं। तो सबसे पहले तो ये अशोक के अभिलेख इतने सारे हैं, कोई स्तंभ लेख है, कोई गुहा लेख है, तो कोई शिलालेख है। तो अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो ये सारे मिक्सअप हो जाते हैं, और जब मिक्सअप हो जाते हैं तो आपके मन में कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। जब कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तब तो आपको लगेगा कि वाह बिल्कुल क्लियर हो गया, बट आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लगभग स्तंभ लेख की बातें और शिलालेख की बातें एक ही तरीके की हैं, सिर्फ शब्दों का हेरफेर किया गया है, तो उसमें हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से हमने अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। तो पहला क्या है, अशोक के अभिलेखों में से पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा क्या है, गुहा लेख। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा क्या है, गुहा लेख। इन स्तंभ लेखों को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बृहद शिलालेख और दूसरा क्या है, लघु शिलालेख। एक है बृहद शिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख। और स्तंभ लेखों को भी हमने 2 भागों में बांटा है, एक बृहद स्तंभ लेख और दूसरा लघु स्तंभ लेख। क्लियर हुआ। कितना अभिलेख, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। गुहा लेख सिर्फ और सिर्फ गुहा लेख को हमने नहीं डिवाइड किया है, बाकी जो शिलालेख और स्तंभ लेख है इन दोनों को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो कौन से हैं, एक है बृहद शिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख। वहीं पर अगर स्तंभ लेख की बात आती है तो एक है स्तंभ लेख को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है बृहद स्तंभ लेख और दूसरा क्या है, लघु स्तंभ लेख। क्लियर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ देंगे क्या, बृहद शिलालेख। शिलालेख का नंबर आता है, इन शिलालेखों में हम सबसे पहले आपको जानकारी क्या देंगे, बृहद शिलालेख की जानकारी देंगे। क्लियर। अब ये पहली चीज
तो क्या है कि ये जो वृहद शिलालेख हैं ये 10 स्थानों से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? 10 स्थानों से मिले हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 10 और ये 10 स्थानों से मिले हैं। वृहद शिलालेख का मतलब बड़ा शिलालेख। हमने क्या बताया आपको? वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। वृहद शिलालेख का मतलब बड़ा शिलालेख जिसमें कि अशोक की कुछ बातें कही गई हैं, कुछ क्या 14 बातें कही हैं। और जो लघु स्तंभ लेख है वो छोटा होता है, आकार में सिर्फ अंतर है, लेकिन कौन कौन सी बातें लघु शिलालेख में कही गई हैं, कौन कौन सी बातें वृहद शिलालेख में कही गई हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? अब आते हैं क्या कि वृहद शिलालेख के बारे में कि ये 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं जिसमें 14 बातें अंकित हैं। कितनी बातें अंकित हैं? 14 बातें। मान लो सपोज दैट हमने इसको जो है पत्थर का एक शिलालेख, ये मान लो एक पत्थर का टुकड़ा है। क्लियर है? अशोक ने इस पत्थर के टुकड़े को लिया और इस पत्थर के टुकड़े पर जो है लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ये लाइनिंग करके एक एक लाइन में एक एक अपना उपदेश लिख दिया। ठीक है? बातें लिख दी कि कौन कौन सी बातें हैं। तो ये शिलालेख हो गया। इसी शिलालेख पर जो लेख लिख दिया गया तो बड़ा शिलालेख है तो क्या कह दिया गया? वृहद शिलालेख। अगर छोटा शिला है तो उसको क्या कर दिया गया? लघु शिलालेख। क्लियर? तो बड़ा ये जो वृहद शिलालेख हैं, इन वृहद ये कितने स्थानों से मिले हैं? 10 स्थानों से मिले हैं। और जो ये 10 स्थानों से मिले हैं तो इन वृहद शिलालेखों में 14 बातें अंकित हैं, अशोक के द्वारा कही गई हैं जो। ठीक है? तो वो कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि 10 जगह से जो मिले हुए हैं तो वो कौन कौन 10 स्थानों से जो मिले हैं तो वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं अभिलेख में। ठीक है? तो सबसे पहले है एराबुडी। ठीक है? पहला है एराबुडी, दूसरा है सोपारा, तीसरा है कलसी, और चौथा है गिरनार। पांचवा है जौगढ़, छठा है धौली, सातवां है सहबाजगढ़ी, आठवां है मानसेरा, नौवां है गांधार और 10वां है क्या? सन्नति। अब एक एक के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, अब इसमें जो एराबुडी है, एराबुडी जो है तो एराबुडी कहाँ पर है? ये जो वृहद शिलालेख है, एराबुडी कौन सा शिलालेख है? वृहद शिलालेख है। अगर पूछता है ये कहाँ पर स्थित है तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। आपको हम मैप के माध्यम से जो है बताना चाह रहे हैं कि एराबुडी, आई होप मोटा मोटा आंकड़ा हम लगाते हैं कि एराबुडी अगर मैप के माध्यम से देखेंगे तो कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ पर पड़ेगा। तो एराबुडी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। वहीं पर अगर हम सोपारा की बात करते हैं, जो दूसरा वृहद शिलालेख है वो कौन सा है? सोपारा है। और सोपारा कहाँ पर है? तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र मानचित्र में कहाँ पड़ेगा? तो महाराष्ट्र जो है इस जगह पड़ेगा। ये है सोपारा। ये मैंने मैप के माध्यम से इसलिए आपको समझाने की कोशिश की है कि बाय द वे अगर आप स्थान का नाम भी भूल जाते हैं तो अगर इस मैप को आप लोग अगर 1-2 बार अपने मन से इंडिया का मैप ड्रॉ करके और इसमें जो है सारे स्थानों के वृहद शिलालेख जो हैं उनके बारे में आप अगर अपने मन से 1-2 बार बनाएंगे तो मैं इतना ज़रूर श्योर हूँ कि आप नाम भूल सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में एक बार मैप बन जाएगा कि कौन सा स्थान कहाँ पर था। तो प्लीज़ आपको ये जरूर करना है कि जो भी इसके वृहद शिलालेख हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं, इसका एक बार आपको जो मैप है उसको जरूर ड्रॉ करना है। ओके? तो इस तरह से अगर सोपारा की बात करते हैं कि सोपारा कहाँ पर स्थित है तो ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तीसरा कौन सा है? कलसी। कलसी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है? कलसी कहाँ है? देहरादून में है। तो आपका देहरादून ये रहा। तो ये है कलसी, जो कि अशोक का जो वृहद शिलालेख है वो पाया गया है। वहीं पर आता है गिरनार।
गिरनार कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अब गुजरात में स्थित है जो गिरनार है, ये कौन सा शिलालेख है? वृहद शिलालेख है। अब इसके बाद में आता है जौगड़ और धौली। क्या आता है? जौगड़ और धौली, ये दो शिलालेख हैं जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ पर है? जौगड़ और धौली ये है ना, तो ये उड़ीसा में दोनों स्थित हैं। गिरनार की अगर बात करते हैं तो आपका गुजरात यहाँ पर स्थित है ये, तो इस जगह जो है गिरनार होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर जौगड़ और धौली की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब आता है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोनों कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यहाँ पर है पाकिस्तान। तो कौन कौन से हैं? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये कौन से हैं? ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। इसके बाद में आता है गांधार, ये भी पाकिस्तान में है। सन्नति आता है, तो सन्नति कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो ये 10 अशोक के वृहद शिलालेख हैं जिसमें पूरी अशोक की 14 बातें अंकित हैं। क्लियर हुआ? मिले हैं जो लघु शिलालेख हैं तो उसमें अशोक की 14 बातें पूरी 14 बातें नहीं अंकित हैं, लेकिन ये ऐसे शिलालेख हैं जहां पर अशोक के इन वृहद शिलालेखों में 14 बातें अंकित की गई हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। एरागुड़ी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। सोपारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कलसी कहाँ है? देहरादून में है। गिरनार कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। जौगड़ और धौली कहाँ है? तो ये दोनों कहाँ है? उड़ीसा में है। वहीं पर अगर शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अगर बात करते हैं गांधार की, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। और सन्नति जो है ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक पर पड़ता है। यहाँ पे है रहा सन्नति। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये 10 स्थानों से मिले हुए हैं ये शिलालेख। ठीक है, अब इसके बाद में ये हो गई शिलालेखों की बातें। अब हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि इन शिलालेखों में 10 कौन कौन सी बातें हैं। ये 10 शिलालेख एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना है। अगर किसी भी एग्जाम में अगर मौर्य साम्राज्य दिया हुआ है तो ये समझिए कि जो अशोक के वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेखों से जरूर क्वेश्चन बनता है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कहीं पर आपको ये एक लाइन पर फोकस करना है कि किस लाइन में या किस नंबर पर ये 21 अभिलेख में क्या क्या दिया गया है, और इसी क्वेश्चन से कि पहली लाइन में क्या दिया गया है, दूसरी लाइन में क्या दिया गया है। जैसे अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता कौन सी उसके नंबर की है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है वो किस नंबर पे बात की है, शिलालेख में बात किया है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके लिए हम आपको पढ़ाने की पहले आपको ये अलर्ट कर देना चाहते हैं कि कहीं भी अगर आपका मन भटक रहा हो, आप कॉन्सेंट्रेट होकर के आइए और मैं आपको एक एक बात समझाते हुए चलूंगी, और ये कभी भी आपके माइंड से अब कभी निकलने वाला नहीं है। फॉर एवर के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि वृहद शिलालेख में प्रमुख बातें कौन कौन सी अंकित की गई है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो जो पहली लाइन है अशोक के वृहद शिलालेख में, तो जो पहली लाइन है तो वो कौन सी है? पशु हत्या पर अशोक ने क्या किया है? रोक लगाया है। क्या किया है अशोक ने? पशु हत्या पर रोक लगाया था। अशोक कहता है अभी तो जो पशु हत्या पर हमने रोक लगाई है, लेकिन अभी भी हमारे किचन में जैसे एक हिरण और 2 मोर डेली खाने के लिए यूज होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, तो आने वाले समय में हम इन सबको भी खत्म कर देंगे, इन सबको भी मरवाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो पूछता है कि अशोक की वृहद शिलालेख में पहली बात कौन सी कही गई है, कौन सी अंकित है? तो इसने पशु हत्या पर रोक लगाया है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या आता है कि दूसरे नंबर पर इसने क्या किया है कि जो हॉस्पिटैलिटीज की यहाँ पर पशु हत्या पर रोक किया है, और दूसरे पर क्या किया है?
अपने पड़ोसी राज्य कौन सा है? उस समय थे इसके चोल, चेर, पांड और सत्यपुत्र। 4 जो है अशोक के पड़ोसी राज्य थे। कौन कौन से थे? चोर, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र। में भी पशु तथा मनुष्य दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की है। क्या कौन पूछता है कि अशोक के किस अभिलेख में, मतलब किस लाइन में जो है पशु चिकित्सा व मानव की चिकित्सा की भी बात की गई, पशु व मानव दोनों की हॉस्पिटैलिटी की बात की गई है, तो वो कौन सा है? वो है दूसरा। ठीक है, कि इसने जो है अपने इसका जो स्टेट है तो उसमें तो पशु जो चिकित्सा वाली हॉस्पिटैलिटी वाली बात करता ही है, लेकिन उसके जो पड़ोसी राज्य हैं तो उसने इस चीज की छूट दे रखी है कि हमारे देश, हमारे राज्य के अलावा जो अदर स्टेट्स के लोग हैं उन लोगों के लिए भी हॉस्पिटल और पशु चिकित्सा की भी इसने क्या किया है? व्यवस्था की है। क्लियर हुआ? ये दूसरा नंबर है। इसके बाद में तीसरा क्या है? तीसरे नंबर पर आता है कि इसने 3 अधिकारियों की नियुक्त किया है। 3 अधिकारी कौन कौन से हैं? एक युक्तक है, दूसरा राजयुक है और तीसरा क्या है? प्रादेशिक है, जो कि धर्म से संबंधित है। ठीक है, धर्माधिकारी हैं, जो कि 3 अधिकारी कौन कौन से हैं? एक युक्तक है, दूसरा राजयुक है और तीसरा क्या है? प्रादेशिक है। क्लियर हुआ? अब जो चौथे नंबर की बात आती है तो चौथे नंबर पर कौन सी बात कही गई है? तो इसने क्या किया गया है? कहा है कि युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करता है। क्या करता है? युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करता है कि जहां पर अगर युद्ध हो रहा है तो अगर हम उस युद्ध को बचा करके युद्ध के बजाय अगर हम धर्म की बात करेंगे तो हो सकता है कि वहां पर जन और धन की हानि को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। क्लियर हुआ? तो इसने चौथे नंबर पर किसकी बात की है? कि युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की बात की है। धम्म घोष के बजाय युद्ध घोष की जगह जो है भेरी घोष भी हो सकता है। तो इस आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष का जो है क्या किया है? घोषणा करता है। अब इसके बाद में 5वें नंबर पे कौन सी बात आती है? तो 5वें नंबर पर धम्म महामात्र की नियुक्त किया है। क्या किया है? धम्म महामात्रों की नियुक्त किया है। अब ये धम्म महामात्र किस लिए नियुक्त किए करते थे? क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि जो हमने धर्म चलाया है, हम यानी कि बौद्ध धर्म, जो हम धर्म अपना रहे हैं तो क्या जनता में इंटरेस्ट है या नहीं है, या हम ऐसे ही परेशान हैं। तो इन धर्माधिकारियों को नियुक्त किया है किसके लिए? ये जानने के लिए कि जनता का कितना प्रतिशत, कितना परसेंट जो है धर्म पर क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया है? धम्म महामात्रों की नियुक्त किया है। इसके बाद में क्या है? 6वें नंबर पर कौन सी बात करता है? कि जनता के सुख में राजा का सुख है। क्या कहता है? अगर राजा तभी सुखी होगा जब राजा की प्रजा सुखी होगी, यानी कि जनता सुखी होगी। तो इस तरह से उसने कहा है कि हम कितने भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हों, कितने भी इम्पोर्टेंट वर्क में लगा हुआ हूँ, लेकिन हर समय हमको जनता की सूचना मिलनी चाहिए। चाहे मैं चाहे कहीं भी हूँ, चाहे मैं युद्ध में हूँ, सभा में हूँ या इम्पोर्टेंट यात्रा में हूँ, यहाँ तक कि रनिवास या अंतःपुर में हूँ। मतलब इतना इसने इम्पोर्टेंस दिया है किसको? जनता को, कि जनता की सुख में राजा का सुख है। जब जनता सुखी है तभी राजा सुखी होगा। और कब सुखी होगा? कि जनता को ये डर ना हो कि राजा किसी इम्पोर्टेंट काम में लगे हुए हैं और हम जाकर के अपनी बात राजा से कह रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि राजा भड़क उठे। ये अशोक का उद्देश्य नहीं था। उसने कहा है मैं कहीं भी हूँ, कितना भी इम्पोर्टेंट काम में लगा हुआ हूँ, चाहे मैं युद्ध में जुटा हुआ हूँ, सभा में रहूं, यात्रा में रहूं, रनिवास में रहूं या अंतःपुर में रहूं, कहीं भी रहूं, हमें हर पल हर क्षण की खबर, जनता की खबर हमको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बात किस पे कही गई है? ये 6वें नंबर पर बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद में 7वां क्या आता है? 7वीं कौन सी बात है? 7वीं बात कही गई है सभी धर्म के लोग सभी जगह रह सकते हैं।
क्या कहा है इसने कि सभी धर्म के लोग सभी जगह रह सकते हैं। मतलब कि धार्मिक सहिष्णुता की इसके माध्यम से इसने बात किया है कि चाहे वो जैसे आज के टाइम पर है कि सांप्रदायिकतावाद बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो ऐसा नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी के लिए बैन नहीं है कि आप इस एरिया में रहेंगे और या आप ये एरिया में रहेंगे। मतलब किसी भी धर्म विशेष के लिए एक क्षेत्र लिमिटेड नहीं किया गया है। भारत जैसे देश में सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो वही इसने क्या कहा है कि सभी धर्म के लोग सभी जगह रह सकते हैं, उनके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। क्लियर हुआ। इसके बाद में 8वीं बात कौन सी कही गई है कि इसमें अशोक अपनी धर्म यात्रा का वर्णन करता है। अशोक, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्मानुयायी था, तो जितने भी महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थल थे तो उस पर उन्होंने जो है सभी की यात्रा की और जा करके अशोक के जहाँ पर स्तूप हैं या जो भी है उन्होंने जाकर के दर्शन किया। तो इसमें क्या है कि 8वें नंबर पर जो इसने धर्म यात्रा की है उसके बारे में वर्णन किया है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में बात आती है कि नवीं बात कौन सी कहता है। जैसे आज के टाइम पर ये बहुत मतलब हर जगह ये चीजें सही हो रही हैं कि हैसियत के अकॉर्डिंग उसको उसी के अकॉर्डिंग उससे बात करते हैं लोग। जैसे कि अगर एक प्यून है तो अगर कोई उच्च वर्ग का है, उच्च वर्ग मतलब अच्छी खासी पोस्ट पर है, तो जो छोटी मोटी नौकरी करते हैं उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन अशोक ने इस चीज को बिल्कुल मना किया है। उसने क्या कहा है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे वो क्या हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे नौकर हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन सभी के साथ क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। ये किसमें कही गई है, अशोक के बृहद शिलालेख की 9वें नंबर की जो बात कही गई है वो किसमें कही गई है, वो कही गई है कि चाहे माता हो, पिता हो, गुरुजन हो, वृद्ध हो, नौकर हो, कोई एक्सवाइजेड कोई भी हो, सभी के साथ क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। ऐसे नहीं कि अगर आपका कोई नौकर है तो उसको आप बेअदबी से बात करते हैं, ऐसा हमारा कोई राइट्स नहीं बनता है और ना ही हमारा ये मानवीय कर्तव्य है कि हम किसी भी जो निम्न तबके का व्यक्ति है तो उससे हम अनादर के साथ बात करें और उसका रिस्पेक्ट ना करें। ठीक है, जो कि अशोक के बृहद शिलालेख के 9वें नंबर की बात है। अब इसके बाद में 10वीं बात आती है किसकी, कि यश कीर्ति की जगह धर्म कीर्ति को क्या माना है, सर्वश्रेष्ठ मानता है। क्या है, यश कीर्ति की जगह धर्म कीर्ति को जो है सर्वश्रेष्ठ मानता है। ठीक है, मतलब कि यश तो करो, मान लो इसमें कहने का मतलब है कि इसमें कहा गया है कि यश करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो। मतलब जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे महिलाओं से संबंधित बात की गई है कि महिलाएं हैं, अशोक ने कहा है ये व्यर्थ में ही बिना मतलब में, जैसे घरों में कुछ फेस्टिवल है या कोई विशेष फंक्शन है तो उस पर ये लोग क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं, कई सारी महिलाएं मिल करके जो है क्या करती हैं कि गान करती हैं, कीर्तन गान करती हैं। ठीक है, तो उसी में अशोक ने कहा है कि इसकी जगह अगर धर्म का यानी धर्म कीर्ति को सर्वश्रेष्ठ जो मानता है और धर्म की बात करे, धर्म से संबंधित कीर्तन, धर्म से संबंधित बातें, अच्छी बातें की जाए तो उस फंक्शन से बेहतर क्या होगा, धर्म कीर्ति होगा। धर्म कीर्ति का यश गान करना ठीक होगा। ये किसने कहा है, अशोक ने कहा है कि जो फंक्शन है, जो शादी संबंध में या फिर घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए ये सब सोहर वगैरह गाए जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि उसकी जगह अगर धर्म कीर्ति का यश गान किया जाए तो वो उससे ज्यादा बेहतर होगा। इस लाइन का मतलब ये है। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या क्या कहा है, धर्मदान साधारण दान से श्रेष्ठ होता है। क्या है, धर्मदान साधारण दान से श्रेष्ठ होता है। मतलब कि धर्मदान का मतलब जैसे कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप जो भी दान करना है तो उस पे दान करिए। तो इन्होंने क्या कहा है कि 11वें नंबर पर कि धर्मदान साधारण दान से श्रेष्ठ होता है। इसके बाद में 12वीं बात कौन सी है, तो 12वीं बात में कहा गया है कि सभी संप्रदायों के सार्थत्व में वृद्धि हो। क्या है,
सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो। सभी संप्रदाय मतलब कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सबका मूल मोटो एक ही है और सभी धर्म अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने चाहिए। किसी भी धर्म में बुराई नहीं है। ये अशोक कहते हैं। अशोक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पहले ये शैव धर्मानुयायी भी था। ठीक है, तो इस तरह से उसको ये एहसास हुआ कि कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है, किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, सभी धर्मों में अच्छाइयाँ होती हैं। इस तरीके की उसने बात कही। ठीक है, तो सभी धर्मों के सार तत्व में वृद्धि हो, ये किसके बारे में कहा गया है? ये 12वें शिलालेख में कहा गया है। इसके बाद में बात आती है 13वीं। तो 13वीं में जो है आठवीं जातियों का उल्लेख किया है। क्या किया है? आठवीं जातियों का उल्लेख किया है। ये आठवीं जातियां कौन सी थी? उस समय जो है गाजीपुर से जबलपुर तक जो जनजातियां रहती थी, गाजीपुर से लेकर के जबलपुर तक जो भी जनजातियां रहती थी, तो उन जनजातियों को कौन सी जाति कहा जाता था? आठवीं जाति कहा जाता था। अब इन लोगों का उल्लेख क्यों हुआ? इन लोगों का उल्लेख इसलिए हुआ है कि जब अशोक कलिंग विजय प्राप्त करने जाता है तो कलिंग विजय में हुए भारी नरसंहार से अशोक द्रवित हो उठता है और उसको ये समझ में आ जाता है कि इस युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ भारी धन जन की हानि होगी और इससे क्या होने वाला है? इससे अच्छा है कि हम क्यों ना जैन धर्म स्वीकार कर लें और अपनी पब्लिक को भी इससे एजुकेट करें और हो सकता है कि हम जो है बहुत ज़्यादा जो भारी मात्रा में जन धन की हानि हो रही है तो उसको भी हम रोक सकते हैं इसके माध्यम से। तो उसने क्या कहा है कि आठवीं जातियों का उल्लेख किया है। तो जब अशोक ने कलिंग युद्ध की विजय प्राप्त की और वहां पर हुए नरसंहार से द्रवित हो उठा तो इसने डिसीजन ले लिया क्या कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मुझे युद्ध नहीं करना है। तो ये जो गाजीपुर से और जबलपुर तक के बीच में जो जनजातियां रहती थी तो इन्होंने उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने उपद्रव करना क्यों प्रारंभ कर दिया? क्योंकि उनको ये लगता था कि अशोक ने अब युद्ध करना तो बंद ही कर दिया है, इसलिए अब ये शस्त्र उठाएगा नहीं। तो इसलिए इन्होंने जो है क्या किया, इनकी सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तब अशोक ने कहा है आठवीं जातियों को इसी 13वीं बात में जो है धमकी दिया है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनता है कि अशोक ने किस शिलालेख में जो है आठवीं जातियों को धमकी दिया है? तो वो कौन सा है? 13वें नंबर का है। आठवीं जातियों को धमकी देता है कि आप अभी ये मत समझिए कि हमने अस्त्र शस्त्र बंद कर दिए हैं उठाना, हमने सेना खत्म कर दी है और हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है या शस्त्र नहीं है तो हम युद्ध नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तुम लोगों के लिए यानी कि आठवीं जातियों के लिए भी हम नए तरीके से सेना का गठन करेंगे और शस्त्रों का निर्माण करेंगे। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि जो अशोक ने है तो इन्होंने क्या किया है कि युद्ध करना बंद कर दिया है। ये धमकी दिया है किसने? अशोक ने। किसमें दिया है? 13वीं शिलालेख में। इसके बाद में बात आती है 14वीं। तो 14वीं में जो है 5 यमन राज्यों का उल्लेख किया है। क्या किया है? 5 यमन राज्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट जो कि 14 बातें अशोक के बृहद शिलालेख में मिली हुई हैं। तो एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा लें कि अगर पहले नंबर की बात आती है